राम ही राम बोलते हैं, मिलते हैं राम नाम का संबोधन होता है और अंतिम यात्रा में विदा करते हैं तब राम नाम सत्य है ही बोलते हैं। राम के बगैर तो हमारा कोई काम ही नहीं है। और अगर जय श्री राम किसी ने बोली जाती है इसमें उत्तेजना का मतलब ये नियत आप समझ सकते हैं। ये कहना कि उत्तेजक नारे लगाए जा रहे थे, जय श्री राम का नारा उत्तेजक नहीं है, ये हमारी श्रद्धा का नारा है, हमारी आस्था का प्रतीक है। कल मैं आपसे कहूंगा कि अल्लाह अकबर का जो स्लोगन है ये हमें अच्छा नहीं लगता, आपको हम रोके तो आपको अच्छा लगेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शादाब खान एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं और मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ऑडियंस का जिसने मुझे एक दिन में बहुत ज़्यादा प्यार दिया। मैं काफ़ी उदास रहा कि मेरे 100 सब्सक्राइबर हैं, मुझसे लोग जुड़ नहीं रहे हैं। मारूफ भाई ने मेरे लिए लोगों से कहा कि मेरी सपोर्ट करें और उनकी सपोर्ट से अल्हम्दुलिल्लाह और आप सबकी मोहब्बत से मैं एक ही दिन में 100 सब्सक्राइबर से जो है लगभग 250 सब्सक्राइबर तक पहुंच गया। और मैं चाहता हूं कि आप लोगों का प्यार मेरे साथ ऐसे ही बना रहे। इंशाल्लाह मैं आपको न्यूज़ देता रहूँगा और आपके दिमागों में क्या गलतफहमियाँ हैं उनको भी निकालता रहूँगा। अब हमारे यहाँ संसद भवन में एक मुद्दा चल रहा है इस वक्त, वन नेशन और वन इलेक्शन का। इस मुद्दे को लेकर लोगों के माइंड में अलग अलग तरह के सवालात आ रहे हैं, उनके समझ में बात तो आ नहीं पा रही कि ये है क्या, ठीक है, और वो अपने हिसाब से कयास लगा रहे हैं। कई मुस्लिम भाइयों को मैंने ये कहते हुए सुना कि मोदी जी वन नेशन वन इलेक्शन के जरिए एक ऐसा टाइम लेकर आना चाहते हैं जहां पे राजा की तरह जो है एक टाइम में राजा हुआ करते थे और वो लंबे समय तक राज करते रहते थे, एक ही बार चुन लिया जाता था उन्हें। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है और ये बीजेपी गवर्नमेंट जो है वही वन नेशन और वन इलेक्शन का जो प्लान है लेकर नहीं आई है, बल्कि इससे पहले कांग्रेस ने भी इसको रखा था, लेकिन सक्सेसफुल ना हो पाने की वजह से जो है ये कभी लागू नहीं हो पाया। इसमें बहुत सारी अच्छाइयां भी हैं और बहुत सारी खामियां भी हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको समझ लीजिए कि ये है क्या। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब ये है कि हिंदुस्तान एक बड़ा देश है, बड़ी पॉपुलेशन वाला देश है और यहाँ पर लोग हमेशा देखते रहते हैं कि इलेक्शंस कहीं ना कहीं चलते रहते हैं, क्योंकि इलेक्शन जो है वो दो फॉर्मेट में होते हैं। एक लोकसभा के लिए जहां हम अपना प्रधानमंत्री चुनते हैं, जहां हम एमपी को वोट डालते हैं, ठीक है, और एक फॉर्मेट वो होता है जहां पर हम अपनी विधानसभा के वोट डालते हैं, जहां पर हम अपना चीफ मिनिस्टर चुनते हैं, चीफ मिनिस्टर के लिए वोट डालते हैं। ओके, अब ऐसी कंडीशन में देखने वाली बात यह है कि हिंदुस्तान के अंदर बड़ी कंट्री होने की वजह से हमेशा इलेक्शंस कहीं ना कहीं चलते रहते हैं। जैसे कि अभी लोकसभा के जो इलेक्शंस हुए थे उसके बाद हमने देखा कि जम्मू कश्मीर के अंदर और हरियाणा के अंदर इलेक्शंस हुए। अब ये इलेक्शंस जब होते हैं तो इन इलेक्शंस के जरिए से तमाम तरीके के शोर गुल भी देखने को मिलते रहते हैं। टीवी और न्यूज चैनल पर जो है हमें इन्हीं की खबरें देखने को मिलती रहती हैं और कई बार लोग ये कयास लगाते हैं कि कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े जो हो रहे हैं, माहौल गर्म हो रहे हैं, वो भी इलेक्शंस की वजह से हो रहे हैं। वो भी मैं बताऊंगा आपको कैसे फायदा मिलेगा लोगों को, इससे क्या क्या फायदा मिलेगा अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो जाता है तो। देखिए हरियाणा और उसके बाद हरियाणा और जम्मू कश्मीर के इलेक्शन हुए, उसके बाद आपने देखा महाराष्ट्र और झारखंड के इलेक्शन हुए। अब हम 2026 की अगर बात करें तो 2026 में असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल और पांडिचेरी में जो है वो विधानसभा के इलेक्शन होने वाले हैं। मतलब 5 स्टेट में 2026 में इलेक्शंस होंगे। अब सोचने वाली बात यह, जब एक इलेक्शंस होते हैं तो उसमें कितना खर्च होता है, कितने बड़े पैमाने पर खर्च आता है। देश के जो बिजनेसमैन हैं, जो टैक्स पेयर्स हैं, उनका एक मोटी रकम जो खून पसीने की कमाई है वो इसलिए पैसा देते हैं ताकि वो देश के जो है डेवलपमेंट में पैसा लगे कहीं ना कहीं, लेकिन वो पैसा जो है वो इलेक्शंस पर जो है बहुत बड़ी मोटी रकम खत्म हो जाती है। अब ये बार बार जो इलेक्शंस होते हैं, इन बार बार होने वाले इलेक्शंस की जगह वन टाइम में इलेक्शन होंगे, ये प्रस्ताव जो है वो लाने की कोशिश की जा रही है कि विधानसभा के इलेक्शंस और लोकसभा के इलेक्शंस जो है वो एक ही साथ हो जाए, ठीक है। अब एक साथ जब ये इलेक्शंस होंगे तो पैसा जाहिर सी बात है कम खर्च होगा, लेकिन इसमें समस्या जो है वो कहां पर आ रही है, किस तरीके की समस्या आ रही है? वो ये समस्या आ रही है कि एक टाइम में अगर इलेक्शन होते हैं तो वो सफल इसलिए नहीं हो पाएंगे क्योंकि पहले जो गवर्नमेंट्स बनती थी तो वो लगभग अपने बल पर बनती थी। सभी स्टेट के अंदर लगभग अपने बलबूते पर गवर्नमेंट्स बनती थी। अब से अगर हम 30 साल पहले, 40 साल पहले की बात करते हैं तब। लेकिन अब क्या होता है, गवर्नमेंट्स जो बनती हैं वो गठबंधन की बनती हैं। अब गठबंधन की सरकार की तो बात यह है कि भाई अगर सामने वाले की समझ में नहीं आई बात, आपने जिसके साथ मिलकर सरकार बनाई है, जैसे अभी हमारी देखते हैं हमारे देश की जो गवर्नमेंट है, बीजेपी की जो गवर्नमेंट है लोकसभा में जो, तो वो उन्होंने जो है 2 और पार्टीज को इसमें ऐड किया। उनको इनकी कोई बात पसंद नहीं आती है, वो इनके दल से निकलना चाहते हैं, किसी वजह से गवर्नमेंट नहीं चल पाती है आगे, ठीक है। तो क्या होगा, कोई किसी को अगर समर्थन नहीं देता है
तो या फिर कोई सरकार किसी विपत्ति की वजह से जो है वो जो है ध्वस्त हो जाता है मामला, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? क्या 2 साल के बाद हो जाता है मान लीजिए ये काम, तो फिर 3 साल तक क्या होगा? क्योंकि हमारे यहाँ पर तो सरकार का कार्यकाल है वो 5 साल का है। 5 साल ना हो के अगर 2 साल में कोई मामला खराब हो जाता है जिसकी वजह से जो है वो सरकार जो है गिर जाती है, तो 2 साल तक 3 साल तक क्या राष्ट्रपति शासन रहेगा फिर स्टेट के अंदर या कंट्री के उस पार्ट में? अगर राष्ट्रपति शासन रहता है तो ऐसी कंडीशन में उसका विकास जाहिर सी बात है वो रुकेगा। तो ये चीज़ जो रुक रही है, इसको जो अभी भी इसमें कोई सॉल्यूशन निकल कर नहीं आ पा रहा है, वो एक तो वजह ये है, और दूसरी वजह ये है कि अगर ये इलेक्शंस होते हैं तो वो उसी तरीके से हमारे जो चुनाव आयोग है उसको उसी तरीके से ईवीएम सब चीज़ों को सही तरीके से दोबारा से उसको रिक्रिएट करना पड़ेगा, उसी फॉर्मेट में चीज़ें बनेंगी तब जाके ये लागू होगा। अगर ये लागू होता भी है तो कम से कम 2034 तक जाकर ये लागू होगा। इसलिए वन नेशन और वन इलेक्शन का प्लान जो है वो कोई ऐसा प्लान नहीं है कि सरकार जो है सिर्फ जो है अपने किसी पर्सनल बेनिफिट के लिए इस प्लान को लेकर आ रही है। अच्छा, इसी बीच मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा, एक योगी जी का बयान आया है। योगी जी ने एक बयान दिया है जिसमें वो जिक्र कर रहे हैं जय श्री राम और अल्लाह अकबर को लेकर। ठीक है, तो उन्होंने जो बयान दिया है, आप लोग बताइए आपको ये बयान कैसा लगा, मैं आपको सुनवाता हूँ अभी। उत्तर प्रदेश के हमारे सभी लोग अपने सामान्य संबोधन में राम राम ही कहते हैं, तो जय श्री राम कहां से सांप्रदायिक संबोधन हो गया? कहां से सांप्रदायिक संबोधन होता है? हमारे यहां हम जगते हैं राम ही राम बोलते हैं, मिलते हैं राम राम का संबोधन होता है, और अंतिम यात्रा में विदा करते हैं तब फिर राम नाम सत्य है ही बोलते हैं। राम के बगैर हमारा कोई काम ही नहीं है। और अगर जय श्री राम किसी ने बोली दिया तो इसमें उत्तेजना का मतलब ये नियत आप समझ सकते हैं। ये कहना कि उत्तेजक नारे लगाए जा रहे थे, जय श्री राम का नारा उत्तेजक नहीं है, ये हमारी श्रद्धा का नारा है, हमारी आस्था का प्रतीक है। कल मैं आपसे कहूंगा कि अल्लाह वो अकबर का जो स्लोगन है ये हमें अच्छा नहीं लगता, नहीं आपको हम रोके तो क्या आपको अच्छा लगेगा? योगी जी ने इस बयान के अंदर ये कहा है कि हम अगर जय श्री राम कहते हैं तो उस जय श्री राम को आप किसी भी तरह से ये ना माने कि वो उत्तेजना दिलाने वाला जो है कोई नारा है, क्योंकि वाकई ये बात तो उनकी ठीक है कि जय श्री राम का जो नारा है वो उनके धर्म से संबंधित रखने वाला नारा है, और इसको कोई भी मुस्लिम समाज का व्यक्ति जो है उसको उत्तेजना वाला नारा नहीं मानेगा। बेहतर बात है। और उन्होंने ये भी कहा एक सवाल करते हुए कि अगर मैं ये कहूँ कि आप अल्लाह अकबर ना कहें, आपको ना कहने दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? बात बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी सी जो आपने यहाँ दोनों चीज़ों की बराबरी रखी वो बहुत अच्छी बात है। बहुत दिल खुश हुआ आपकी ये बात देख के कि आपने दोनों मजहबों को जो है वरीयता देते हुए बात की। बस साथ ही दोनों ही तरफ के लोगों को ये भी समझा दिया जाए कि नारा सुनने के बाद उत्तेजना नहीं आना चाहिए, साथ ही साथ नारा बोलते टाइम पर भी इस तरह से ना बोला जाए कि लोग उत्तेजित हो जाएं। ठीक है, अपने दायरे में रहकर और मोहब्बत से नारा बोले इंसान, तो किसी को कोई बुरा लगने वाली बात नहीं है। खैर, बहुत अच्छा उन्होंने ये मैसेज देने की कोशिश की यहाँ पर कि अगर मुझे जब अल्लाह अकबर से कोई एतराज़ नहीं है तो आपको भी एतराज़ नहीं होना चाहिए। एंड आई रियली थैंक हिम फॉर दिस। और मैं चाहूँगा कि अगर कोई अच्छी बात है, किसी ने बोली है अच्छी बात, तो उस अच्छी बात को जो है वो सराहना की जानी चाहिए, क्योंकि नफरतें जो हैं वो सिर्फ फैलाने से बढ़ती हैं, और अगर हम उनको कम करने की कोशिश करेंगे तो वो कम होंगी। और फैलाने वाले लोगों की कमी नहीं है दुनिया के अंदर, लोग फैलाने को तो डटे हुए हैं, लेकिन हमारा काम जो है वो ये है कि हम नफरत को कम करने की कोशिश करें। जितनी कि हम नफरत को कम कर सकते हैं उतना ही हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि हमारा काम नफरत को फैलाने का नहीं है। नफरत फैलाने से सिर्फ हमारा और हमारी आने वाली जनरेशन्स का नुकसान होगा, उसका कोई फ्यूचर नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा, भविष्य के लिए हमारे कोई भी बेहतरी नहीं होगी। तो प्यारे दोस्तों, कोशिश ये करो कि मोहब्बत से रहा जाए। मुल्क के अंदर जितनी मोहब्बत से और अमन के साथ रह सकते हो उतने रहने की कोशिश करो, ताकि हम लोग अपने जीवन को बेहतर बना सकें, ना कि नफरतों के बीच में रहें और खुद के जीवन को खराब करें और दूसरों के जीवन को भी खराब करें। ये हमारा और आपका किसी का भी ये काम नहीं, किसी भी मानव धर्म के अंदर ये चीज़ बेहतर नहीं है। बस मैं यही बात कहना चाहूँगा और इसी बात के साथ मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करूँगा। लेकिन एक बार फिर से ये बात ज़रूर कहूँगा कि आप लोग अपना प्यार मेरे साथ ज़रूर बनाए रखिए। मेरी वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।